स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। मेरा नाम है निखिल साहू और आप देखना चालू कर चुके हैं ब्यूरो एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो के साथ हम एक नई वीडियो सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन पढ़ेंगे, मतलब कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमको इस वीडियो सीरीज में पढ़ना है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा जनरल स्टडी का पेपर 2 जो है, मतलब कि जीएस का पेपर 2 है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना अनिवार्य है। इससे हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो चलिए आज हम हमारा सबसे पहला जो संगठन है उसको पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सार्क। सार्क का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो वो है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया सार्क। हिंदी में अगर इसको पढ़ें तो क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो ये एक बहुत ही आइकॉनिक फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व 1985 में कौन कर रहे हैं? राजीव गांधी जी, इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ने इसमें शिरकत की थी, जो कि ढाका में ये सम्मेलन हुआ था 1985 में। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 8 दिसंबर ये इस दिन सार्क दिवस मनाया जाता है, मतलब इसी दिन सार्क संगठन जो है उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 8 दिसंबर का दिन को सार्क दिवस भी कहा जाता है। तो ये कब हुई थी? 1985 में। सार्क का जो चार्टर है, सार्क चार्टर जिसे कहते हैं, उस पर सिग्नेचर किया था 7 देशों के प्रमुखों ने। और ये 7 देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश था, भूटान था, भारत था, मालदीव था, नेपाल था, पाकिस्तान था और श्रीलंका था। इसमें एक देश और बाद में जुड़ा, उसका नाम मैं अब भी आपको बताऊंगा। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1980 में मतलब इसकी स्थापना की जो पृष्ठभूमि है वो 1980 से चालू हुई थी, जब यहाँ के विदेश सचिव, प्रत्येक देश के विदेश सचिव कोलंबिया में 1981 में वो मिले थे। उसके बाद ये जो पहला सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर? ढाका में हुआ था। ये बहुत याद रखने वाला पॉइंट है। और कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक 100 साल बाद किसके? आप मुझे एक ये बताइएगा कि 1885 में एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? माना जाता है कि वो इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी थी। मैं आपको इतना हिंट देकर छोड़ता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइएगा। अब जो हमारा नया फैक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जानने वाला, वो ये कि अफगानिस्तान की एंट्री 2005 में 8वें सदस्य के रूप में, मतलब कि 8th मेंबर के रूप में 13वें शिखर सम्मेलन जो कि 2005 में हुआ था, उसमें सार्क का 8वां सदस्य बना था। कौन? अफगानिस्तान। ठीक, इसका जो मुख्यालय या सचिवालय कह लें वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ये कब बना था ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आपने दोस्तों ये फोटो देख ली। अब मैं आपको मैप पे लेकर चलता हूं ताकि आप समझ पाएं कि कौन कौन से देश सार्क के मेंबर हैं। या पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से देश सार्क के जो स्थापन करने वाले या मूल सदस्य जिसको कहते हैं वो हैं, और कौन सा देश बाद में जुड़ा है। तो सबसे पहले हम वही देश देख लेते हैं जो सबसे बाद में जुड़ा है। तो 13th समिट, ठीक है दोस्तों, 13th समिट जो कि 2005 में हुआ था। ठीक है, 2005 में हुआ था ये। इसमें अफगानिस्तान, ये जो आप अफगानिस्तान देख रहे हैं, इसको सार्क में एंट्री दी गई थी। ठीक है, इससे पहले इसके 7 मूल सदस्य थे। मूल सदस्य कौन होते हैं? जो कि किसी संगठन या किसी अनौपचारिक या औपचारिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना करते हैं। तो आइए वो 7 सदस्य गिन लेते हैं। पहला हो गया एक पाकिस्तान, दूसरा भारत हो गया, तीसरा नेपाल हो गया, चौथा भूटान हो गया, पांचवा
बांग्लादेश हो गया, छठवा श्रीलंका हो गया, और सातवां देश कहाँ है? सातवां देश, सातवां देश यहाँ जो नक्शे पर भी नहीं दिखता लेकिन अरमान बहुत बड़े हैं इनके, सातवां देश मालदीव्स हो गया। भारत विरोधी मूवमेंट अभी यहाँ पर चल रहे हैं, न्यूज में आप पढ़ते रहते होंगे हर कभी। तो ये 7 देश मूल सदस्य हैं किसके? सार्क के। और मैंने एक देश आपको बता दिया जो कि बाद में जुड़ा, याद आपको रखना है, 2005 में जुड़ा, 13th समिट में जुड़ा, और इस प्रकार आज वर्तमान समय में टोटल 8 मेंबर्स सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि सार्क के सिद्धांत क्या हैं। सिद्धांत वो होते हैं, पिलर समझ सकते हैं कि कोई भी घर खड़ा होता है उसकी नींव होती है, उसी प्रकार कोई संगठन जो होता है उसके सिद्धांत उसकी नींव होती है। तो इसकी नींव जो है वो संप्रभुता एवं समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, पारस्परिक लाभ के सिद्धांत होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो 2 पॉइंट है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग, इस प्रकार का मतलब सार्क, जो सार्क है वो एक क्षेत्रीय सहयोग है। तो वो जो क्षेत्रीय सहयोग है वो अन्य द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प ना होकर पूरक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए बांग्लादेश है और इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया है, इन दोनों के संबंध जो हैं इनको क्या कहेंगे हम? बायलैटरल, मतलब कि द्विपक्षीय संबंध। अगर इसमें एक कंट्री और जोड़ देते हैं अपन, पाकिस्तान, तो क्या हो गया? ये हो गया बहुपक्षीय। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पक्ष हो गए। तो ये जो पक्ष है ना, द्विपक्षीय बहुपक्षीय, ये अपनी जगह चलते रहेंगे। इसका मतलब जो सार्क जो है ना, कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब से इंडिया और बांग्लादेश बात करना बंद कर देंगे, बात करेंगे केवल सार्क समिट पर, ऐसा नहीं होगा। या फिर ये तीनों कंट्री को कभी बात करना होगा तो ये केवल सार्क समिट में बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये अपनी जगह काम करेंगे। साथ ही सार्क का समिट जब होगा वहां पर भी ये उन बातों को उठा सकते हैं। यही बात इन दोनों पॉइंट में लिखी गई है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट और आ जाता है जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर जो यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होता है, आप सुनते होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो पेपर निकालना लाजमी होता है। उसमें ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑब्जर्वर मेंबर कौन कौन है सार्क के। तो यहाँ पे 9 ऑब्जर्वर मेंबर दिए गए हैं, आप रट लो, याद कर लो, जो भी है, बस मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, यूरोपीय यूनियन, ये आप याद रखना, ईयू, ठीक है ना, क्योंकि यही लोग बाग इसको भूल जाते हैं। फिर ईरान हो गया, जापान हो गया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया। देखिए, एक तो हो गया नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और एक हो गया साउथ कोरिया। तो ये कौन सा वाला कोरिया है? देखिए, जो नॉर्थ कोरिया है ना, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, और ये साउथ कोरिया को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया ये वाला है साउथ कोरिया, ठीक है। फिर हो गया मॉरिशस, इंडिया का फ्रेंडली कंट्री, म्यांमार भी हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए भी इसका ऑब्जर्वर मेंबर हो गया। अब कौन सा मेंबर इसमें आपको नहीं दिख रहा है? रशिया नहीं दिख रहा है, जो एक की बड़ी पावर है, लेकिन यहाँ पे है नहीं। चीन दिख गया आपको, ठीक है, और यूएसए दिख गया, दोनों बड़ी पावर इसमें ऑब्जर्वर मेंबर हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब सार्क के कार्य देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें सार्क कार्य करता है। तो ऐसे ही याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बेसिक ओवरव्यू रखेंगे तो आंसर लिखने में मदद होगी, और थोड़ा आपको समझ में भी आएगा कि भाई जो मिल रहे हैं नेता वगैरह तो वो किस लिए मिल रहे हैं। मानव संसाधन विकास, पर्यटन, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा, बायोटेक्नोलॉजी। अभी इनमें से कौन कौन से क्षेत्रों में हमने काम किया है इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे दूंगा। आर्थिक, व्यापार, वित्त, सामाजिक मुद्दे, सूचना, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान,
परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, सुरक्षा, सांस्कृतिक और अन्य। देखिए बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप जोड़ सकते हैं वैक्सीन से लेके, जो हमारी वैक्सीनेशन हुआ है कोविड को लेके, ठीक है, कोविड-19 को लेके जो वैक्सीनेशन हुआ है उसको डेवलपमेंट में बायोटेक्नोलॉजी में हमने सहयोग किया। सहयोग क्या, हमने तो मतलब इंडिया नहीं, मतलब जो कुछ लीडिंग फॉर्म, मतलब जो नेता का रुख अख्तियार करना था वो किया। बाकी आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदा। अब इंडिया का जो आपने देखा होगा कि इतने सारे सैटेलाइट भेजे हैं, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए कोई चक्रवात आ रहा है, तो हम जो हमारा वेदर फॉरकास्टिंग जो हमारा नेटवर्क है उसके माध्यम से हम अन्य पड़ोसी देशों को पहले बता देते हैं कि भाई आपके जो तट है, इस तट से जो तूफान है वो टकरा सकता है, इस डेट पे टकरा सकता है, ये चीज़ें हम शेयर करते हैं। और कौन से, पर्यटन हो गया, पर्यटन पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं, उनको आप याद रख सकते हैं। ये उद्देश्य दिए हैं, इनको आपको बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार सरसरी निगाह से आप इसको पढ़ सकते हैं। प्रमुख अंग, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। प्रमुख अंग मतलब वो बोल रहा है कि सार्क जो है आपका, जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, ORG इसको कर देते हैं, इसके अंग कौन कौन से हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए एक तो हो गया समिट लेवल पर जो मीटिंग्स होती हैं, समिट लेवल पर कौन कौन आते हैं, PM होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जब मिलते हैं तो समिट लेवल मीटिंग उसको कही जाती है। समिट मतलब क्या होता है, आप एक चीज बताइएगा। समिट होती है चोटी, जो पेड़ नहीं, पर्वत होता है ना, उसकी जो चोटी होती है उसको कहते हैं समिट, ठीक है। चोटी, बिल्कुल उसको कहते हैं चोटी। और वही उसका ही आशय ये है कि PM हमारे देश के हो गए सर्वोच्च नेता, प्रेसिडेंट हो गए हमारे देश के सर्वोच्च नेता, तो ये जब लोग मिलते हैं उसको कहते हैं समिट लेवल डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब विदेश सचिवों की स्थायी समिति, विदेश सचिव जो हैं हमारे S जयशंकर हो गए, और अन्य देशों में अपने अपने जो विदेश सचिव हैं, माफी चाहता हूँ, विदेश सचिव में पहले S जयशंकर थे, अब तो खैर वो मिनिस्टर हो गए हैं। तो जो सेक्रेटरी होते हैं वो लोग मिलते हैं और वो लोग ग्राउंड तैयार करते हैं ताकि समिट लेवल डिप्लोमेसी हो पाए, और अन्य जो कार्य हैं वो लोग उनको पूर्ण करते हैं। अब आता है सचिवालय। इस पर मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको डेट बताऊंगा, तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। सभी देशों ने अपना अपना योगदान दिया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है 32% का योगदान इंडिया ने दिया था, और बाकी बाकी कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया था। और इस जो सचिवालय है इसको चलाएगा कौन, इसको चलाने का काम है महासचिव का। एक महासचिव होगा, 7 निर्देशक होंगे और अन्य कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। महासचिव की नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्री परिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाएगी। रोटेशन बेस मतलब कि ABCD हो गया, मान लीजिए कि भूटान आ गया, तो उसके बाद जो C से तो कोई है नहीं, D से भी नहीं है, तो इंडिया मान लो, इंडिया आ गया, इसके बाद इंडिया आएगा, इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान आ जाएगा। ऐसे रोटेशन वाइज से ये 3 साल के लिए महानिदेशक चुना जाता है। फिर आता है सार्क यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। अगर आप जाएं तो आप देखिएगा, आपको चाणक्यपुरी तरफ ये देखने को मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली जब से ये 2000, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 8 या 9 की बात है, जब से इसको स्थापित किया है, और आज तक इसका एक स्थायी कैंपस नहीं बन पाया है। इसमें बहुत ही अनियमितताएं देखी जाती हैं इस यूनिवर्सिटी में। खैर चल रहा है जैसा चल रहा है, बट इस पे रियली काम होना चाहिए। फिर सार्क और इसका महत्व, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सार्क सदस्यों का क्षेत्रफल कितना हो गया, मतलब कि ये जो आपने मैप देखा है, इस मैप को अगर वर्ल्ड की कुल धरती का परसेंटेज निकाल लें हम, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 3% ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस धरती में 3% धरती पर कितने लोग रहते हैं वर्ल्ड के, वो हो जाएगा लगभग 21%, ठीक है। और इस धरती पर ये जो लोग हैं जो कंजप्शन करते हैं, इनकी इकोनॉमी कितनी है,
तो वर्ल्ड इकोनॉमी का 3.9%, आई थिंक ऐसे ही कुछ है, अभी हम देख लेंगे, 3.9% हो जाएगा। चलिए क्रॉस चेक करते हैं आगे चलकर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.9 नहीं 3.8% है। 3.8% की हिस्सेदारी हम जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड में 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि जीडीपी बनती है सारे देशों को मिला दी जाए। 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हम कंट्रीब्यूट करते हैं। और सार्क का काम क्या है? तालमेल बनाना, समान समाधान प्रस्तुत करना। जैसे कि मैंने बताया कि कोविड-19 आया भाई, कोविड-19 आया तो क्या करा हमने? एक सार्क फंड बनाया। फंड में उसमें हमने पैसा डाला, ठीक है, उससे हमने वैक्सीन भेजी सब देशों को। सर अगर कोई आपात स्थिति आती है, जैसे कि चक्रवात आता है, भूकंप आता है, तो अभी हम समान समाधान की ओर बढ़ सकते हैं सार्क की मदद लेते हुए। सार्क की अन्य उपलब्धियां क्या हैं? बहुत कम उपलब्धियां हैं, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। देखिए 1996 में हुआ था साप्टा साइन। साप्टा का क्या फॉर्म है भाई? साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ये 1995 में साइन हुआ, फोर्स में आया ये 1996 में, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, आप अपने जो साउथ एशियन पार्टनर कंट्री हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं ट्रेड करने में। इसके बाद 2004 में जब इस्लामाबाद में समिट हुआ था, तो वहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, जो फोर्स में आया 2006 में, ठीक है। 2006 में साइन आया, 2004 में साइन हुआ, 2006 में फोर्स में आ गया। इसमें क्या हुआ था कि जो भी पूरा हमारा एरिया था, मतलब साउथ एशिया के 8 कंट्री, उसको फ्री ट्रेड एरिया घोषित कर दिया था। मतलब कि इन देशों में आपस में अगर व्यापार होगा तो जो इम्पोर्ट या आउटपुट ड्यूटी लगती है उसको न्यूनतम करने की बात कही। और एक और उपलब्धि, जो कि मैं उपलब्धि नहीं मानता, सार्क विश्वविद्यालय, तो इसमें बताया कि भाई नई दिल्ली में सार्क विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया। पाकिस्तान में फूड बैंक है और एक ऊर्जा भंडार है। दोस्तों ये मैं आपको बताऊं, ये उन गिने चुने विश्वविद्यालयों में है जहाँ पे इंटरनेशनल स्टडीज़ की पढ़ाई होती है, आई की पढ़ाई होती है। और इसमें एक क्लास में, मतलब मान लीजिए आपको एमए करना है, तो केवल 50 बच्चे बैठते हैं, मतलब 50 बच्चों का ही सिलेक्शन करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इंडिया से 30 हैं, और बाकी फिर जितनी कंट्री बसती हैं वहाँ से 20 बच्चों को लिया जाता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जेएनयू जितना ही कठिन या उससे लगभग 19-20 रहता है, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कैंपस नहीं है, प्रॉपर टीचर्स नहीं है, इसलिए ये जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ये प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये आखिरी समिट हुआ था, 18वां सार्क समिट, जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ था 2014 में। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्यों भैया 2014 के बाद जब 2016 में होने वाला था समिट, तो वो समिट हुआ क्यों नहीं? ऐसी कौन सी घटना घट गई थी इंडिया में कि वो समिट को कैंसिल कर दिया गया? तो आप यहाँ देख सकते हैं मोदी जी हैं, यहाँ पे नवाज शरीफ हैं, अब तो ये रहे नहीं, मतलब रहे नहीं इन द सेंस कि पाकिस्तान में है अब ये, तो पाकिस्तान के पीएम थे और रहते हैं लंदन में। ओके, सो ये लास्ट समिट था, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों ये समिट इसके बाद हो नहीं पाए, और आज तक बिल्कुल ठंडे बस्ते में ये जो संगठन है वो बिल्कुल पड़ा हुआ है, कोई भी उसकी खोज खबर नहीं ले रहा है। तो इसी बात के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ें, ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल ध्यान दे पाऊँ। नीचे कमेंट बॉक्स में ही और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप जुड़ के जो PDF है और अन्य चीज़ें हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए और ब्यूरो एकेडमी के साथ अपना समय बिताने के लिए। धन्यवाद।